हेलो गाइस, वेलकम टू दी कोंडे। तो आज हमारे सामने यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक है, लेकिन इसके बारे में हम बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर कि हम इस महीने के अंदर यहाँ पे सारे के सारे डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, खास करके PSU स्टॉक्स जो गवर्नमेंट के अंडर जिनके मैक्सिमम शेयर्स आते हैं, उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं वो किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे हम रेलवे सेक्टर और इंफ्रा रियलिटी सेक्टर जो है यहाँ पे उसके ऊपर भी फोकस करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड भी सीरीज करने वाले हैं। जैसे कि हमने अक्टूबर सीरीज के अंदर सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स लिए हैं, HAL, उसके बाद में भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड जो अभी हम कर रहे हैं, इसके पहले मस्गाड ऑक हो गया, इसके बाद में हम BEML का करेंगे, फिर गार्डन रिच का करेंगे। ये सारे जो स्टॉक्स है इसके अंदर कवर करने वाले हैं अक्टूबर सीरीज के अंदर। आने वाले कुछ 3 से 4 दिनों के अंदर हम यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड के साथ साथ यहाँ पे गार्डन रिच का और साथ ही साथ BEML का भी यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन अभी बात यहाँ पर ऐसी हो गई है कि मैंने सारे के सारे PSU सेक्टर वाले डिफेंस स्टॉक्स जो है यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि सबके सब जो स्टॉक्स है यहाँ पे डेट फ्री है, और BEML जो है वो एक खाली यहाँ पे डेट फ्री नहीं है। इसलिए मैं उसको अच्छी खासी उसके ऊपर स्टडी करके लास्ट में उसके ऊपर स्टडी करके आपको मेन पॉइंट्स उसके बताऊंगा यहाँ पर। लेकिन हुआ ये चीज़ है यहाँ पे कि कोचिन शिपयार्ड जो है यहाँ पर मुझसे ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड जो है यहाँ पे डेट फ्री है, ये एक्चुअल में डेट फ्री नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी क्लियर करनी है कि इनका जो डेट है थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पर डेट ना के बराबर भी कह सकते हैं, डेट का टाइप ही अलग कह सकते हैं। मतलब जो बैंक से उठाया हुआ डेट होता है, यहाँ पर कर्जा होता है, यहाँ पर उसके ऊपर इंटरेस्ट भर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। ये थोड़ा उससे थोड़ा अलग है यहाँ पर। इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में थोड़ा सा अच्छी खासी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम कर दो, वीडियो अच्छा लगे आगे देखते रहिए आप। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी रहेगी ना आगे वीडियो में तो नीचे कमेंट जरूर करना, और लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। लाइक पक्का कर देना। तो भी यहाँ पे सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड जो है एक्चुअल में करता है, शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे शॉर्टकट में बताऊंगा कि कोचिन शिपयार्ड एक्चुअल में करता क्या, जिन लोग को नहीं पता। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड जो है यहाँ पे जो बड़ी शिप्स होती है उनका रिपेयरिंग का काम करते हैं, और यहाँ पे कुछ पिछले 6-7 सालों में यहाँ पे बड़ी शिप्स जो है यहाँ पे वो बिल्डिंग करने का भी काम कर रही है। यहाँ पर 2014 से पहले का फर्क और 2014 से बाद का फर्क अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आगे वीडियो में करेंगे, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस में आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी कि 2014 से पहले कैसे ये काम करती थी कंपनी। सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो ऑर्डर्स थी यहाँ पे वो रिपेयरिंग की थी, और उसके बाद में यहाँ पे शिप्स बिल्डिंग्स की ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा आने लगी। इसके जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद में हम यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लो, यहाँ पे इसका मार्केट कैप जो है ना वो 7,200 करोड़ का है। जैसे कि हमने यहाँ पे अक्टूबर सीरीज के अंदर जो भी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो देखे हैं, वो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाले से शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे कम होते गए। यहाँ पर जैसे HAL हो गया, उसके बाद में हमने भारत डायनेमिक्स लिया, उसके बाद में मस्गाड ऑक लिया, अभी कोचिन शिपयार्ड का कर रहे हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे गार्डन रिच का करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ चुकी होगी तो ध्यान में रखिएगा कि हम अक्टूबर सीरीज के अंदर किस तरीके से यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा कि रेलवे के ऊपर फोकस करेंगे, और उसके बाद में रियलिटी के ऊपर भी फोकस करेंगे। ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं ना यहाँ पे वो सारे के सारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, गिने चुने स्टॉक्स है यहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि इस कंपनी का कोचिन शिपयार्ड का जो है वो मैक्सिमम काम कौन सा है यहाँ पे, वो यहाँ पे रिपेयरिंग का, और सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है यहाँ पे पिछले 6-7 सालों से शिप बिल्डिंग के ऊपर। जो INS विक्रांत जो है अभी 1.5 महीने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कहते हैं, वो 1.5 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है PM मोदी के हाथों। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड जहाँ पे कोचिन में है यहाँ पे वहाँ पे ही हुआ है। न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, सबसे बड़ा यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर है वो, और मेन बात वो इंडिया में बना हुआ है यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। तो ये डिफेंस सेक्टर के अंदर ये सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड मिल रही है, और पिछले कुछ महीनों के अंदर ही इसके अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो 300-400 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमको यहाँ पे 500-550 के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर इसके अंदर 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि इसके डेट जो है, इसका जो डेट है इसके ऊपर वो कितना है, क्या है, कैसे काम कर रहा है ये, तो उसके लिए हमको यहाँ पे इस PDF के अंदर आना पड़ेगा। ये जो है ये PDF कौन सी है, इसके एनुअल रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 22 का। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक देके रखी है, 164 पेजेस का है यहाँ पे टोटल ये। तो उसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लेना, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नीचे लिंक देके रखी है। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझ लो यहाँ पे कि इसके अंदर जो है इसकी बैलेंस शीट जो है उसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके का यहाँ पे डेट है और क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम बोरोइंग्स के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा
कि 123 करोड़ का ये जो आंकड़ा है ना यहाँ पे, ये लैक्स में है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 12,300 लैक्स है ये मैक्सिमम ऐसी जो बैलेंस शीट्स होती है ना, यहाँ पे आप जो एक्चुअल में बैलेंस शीट्स देखते हो उसके अंदर ऐसे ही लिखा होता है, लैक्स में आंकड़ा होता है। जैसे बाकी जगहों पे यहाँ पे करोड़ में होता है, ये 12,300 लाख ऐसा आंकड़ा होता है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे करोड़ में तो वो हमको यहाँ पे 123 करोड़ देखने को मिलेंगे। मैं आपको दूसरी बैलेंस शीट दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको थोड़ा सा इजी हो जाए यहाँ पे समझने में। लेकिन यहाँ पे हम लीज लाइबिलिटी को भी देखें यहाँ पे, तो वो हमको कितना देखने को मिल रही है यहाँ पे, वो है यहाँ पे 386 करोड़ की। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे ये वाली बैलेंस शीट्स देखते हैं यहाँ पर। तो उसके अंदर बोरोइंग्स जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो देखेंगे यहाँ पे, वो 123 करोड़ ही हमको देखने को मिलेंगी। तो अभी ये 123 करोड़ क्या है यहाँ पे, इसको भी समझ लेना है, और साथ ही साथ यहाँ पे लीज लाइबिलिटी है उसको भी देख लेना है। यहाँ पे हमको टोटल आंकड़ा हमको बोरोइंग्स का कितना देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो 544 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है टोटल। तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कि 544 करोड़ इसके ऊपर टोटल कर्जा है, तो ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो हमको यहाँ पे लीज लाइबिलिटी को भी देखना है, वो यहाँ पे 421 करोड़ की है। वही यहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है यहाँ पे वो 123 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो इसको ही एक्चुअल हमको जो डेट है वो मानना चाहिए, क्योंकि इसकी एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रखूंगा। तो उसमें एक्चुअल में बताया गया है कि कंपनी के ऊपर डेट क्या है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो उसके अंदर देखने को मिल रहा है कि 123 करोड़ ही है यहाँ पर। तो 123 करोड़ एक्चुअल में है क्या, बैंक से लिया हुआ कर्जा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर ये है टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है जो इशू किए गए थे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2014 में, यहाँ पे 2014 में यहाँ पे तब का है ये। तो ये सारी चीज़ें ना उससे रिलेटेड है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मतलब जो डेट है इसके ऊपर ये बॉन्ड्स इशू किए गए थे उसकी वजह से है यहाँ पर। और जो बाकी का जो है यहाँ पे वो 421 करोड़ जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहाँ पे है वो, लीज लाइबिलिटी है वो 421 करोड़, ये एक लीज लाइबिलिटी है, यहाँ पर लीज है तो ये उसके अंदर आएगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग जो यहाँ पे ये बॉन्ड्स है 123 करोड़ हमको जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 123 करोड़, ये थोड़ी अलग टाइप की चीज़ हो गई। यहाँ पे बैंक से लिया हुआ कर्जा वगैरह ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड है यहाँ पे एक्चुअल में ये, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे हो ही रहा होगा, लेकिन ये बैंक की तरफ से इशू किया गया हुआ है, यहाँ पे कर्जा नहीं है, यहाँ पे ये बॉन्ड्स है यहाँ पे। तो ये लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है जब इसके अंदर ये जो है बोरोइंग्स देखते हैं यहाँ पर कि 544 करोड़ के यहाँ पे बोरोइंग्स हमको देखने को मिल रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है यहाँ पर 544 करोड़ का, लेकिन उन्होंने यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर सब पॉइंट्स भी होते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स होते हैं वो किस टाइप के बैंक से लिए हुए हैं या फिर बॉन्ड्स है, इसको भी समझना ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे लीज लाइबिलिटी है वो भी बहुत समझना ज़रूरी है। तो ये दो पॉइंट्स जो थे इसके अंदर मैं बता रहा था कि इसके ऊपर जो डेट है कर्जा है वो किस टाइप का है, एक तरह से ना के बराबर ही है, और है तो वो किस स्वरूप का है, लीज लाइबिलिटी है और बॉन्ड्स है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम जाते हैं किस तरफ, इसके केयर रेटिंग की तरफ, जो मतलब इसका जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और लीज लाइबिलिटी है उससे ही रिलेटेड ये चीज़ है यहाँ पर, ये केयर रेटिंग है यहाँ पर। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा, चाहो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ की बात कर ले या फिर बॉन्ड्स की बात कर ले यहाँ पे, तो केयर रेटिंग जो है यहाँ पे वो AAA है यहाँ पर, स्टेबल है यहाँ पर। जो मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले साल कुछ अलग थी और उसके पिछले साल कुछ अलग थी, ये स्टेबल है। AAA रेटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, केयर रेटिंग की ये टॉप की रेटिंग हो गई यहाँ पर। मतलब कि फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में यहाँ पर जो बैंक से कर्जा लेते हैं, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो या फिर बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, उसके मामले में भी यहाँ पर वो हमको AAA देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ जो है उसके अंदर भी AAA देखने को मिल रही है। सॉरी, ये जो मेरे मुंह से ए जो है वो कुछ ऐसे निकल रहा है, सॉरी थोड़ा स्पीड में बात कर रहा हूँ इसलिए। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना आपने समझ लेनी चाहिए कि रेटिंग जो है यहाँ पर वो किस टाइप की हमको देखने को मिल रही है। अगर कर्जा कुछ अलग रहता है यहाँ पे कंपनी के ऊपर, कुछ बैंक से लिया हुआ है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है या फिर कुछ और ये चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो ये केयर रेटिंग जो होती है ना यहाँ पे वो कुछ A+ या फिर AA+ की होती है यहाँ पर, लेकिन हमको यहाँ पे वो AAA देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पर। केयर रेटिंग यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है ये कि बॉन्ड्स के अंदर भी हमको यहाँ पे AAA देखने को मिल रही है और लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ जो है उसके अंदर भी हमको AAA की केयर रेटिंग देखने को मिल रही है। और अभी इस तरफ आ जाओ, कंपनी की ऑर्डर बुक जो है ना वो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन रुको, लेकिन उससे पहले मुझे इसके
कैश बैलेंस के बारे में बात करना है। कैश बैलेंस भी बहुत ज़बरदस्त है और साथ ही साथ उसके बाद में मुझे वापस से बॉन्ड जो है इसके उसके ऊपर भी बात करनी है यहाँ पर। थोड़ी बहुत मेन बात है यहाँ पर कि कैश बैलेंस कैसा है और कैश इक्विवेलेंट्स कैसे, कैश फ्लो कैसा है इसका, ये देखने में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है यहाँ पर। लेकिन हम एक काम करते हैं, ये जो आंकड़ा है ना यहाँ पे, ये जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर ये लैक्स में है, ये आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। हम वापस से इस वाले रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं। इस वाले रिपोर्ट के अंदर थोड़ा सा कैसा है ना कि थोड़ी सी करोड्स में दी गई है वैल्यू, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी यहाँ पर। तो अभी इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स जो है यहाँ पे वो कितने के देखने को मिल रहे हैं हमको। वो कैश इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे 3163 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है एक्चुअल में कैसा है, इसके अंदर थोड़ी डिटेल में चीज़ नहीं बताई गई है, लेकिन इस वाले पीडीएफ के अंदर थोड़ी डिटेल में चीज़ बताई गई है कि कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब एक्चुअल में क्या है। इसमें भी दो टाइप है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे बॉन्ड्स और लीज लाइबिलिटी, ये दोनों चीज़ होगी, सब पॉइंट्स होते हैं। इसके अंदर भी दो सब पॉइंट्स है यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। तो उस चीज़ को भी आप देख लो, यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स कितने देखने को मिल रहे हैं हमको यहाँ पे 3163 करोड़ के। तो इसके अंदर ना कैश बैलेंस कितना है कंपनी के पास यहाँ पे, इसमें से 3100 करोड़ के आसपास जो है ये अमाउंट, इसके अंदर कैश बैलेंस जो कि एफडी के स्वरूप में होगा, बैंक के अंदर एफडी बना के रखी है, कुछ और इन्वेस्टमेंट्स होगी उसके तहत यहाँ पे कैश एक्चुअल में वो है यहाँ पे 1800 करोड़ का। मतलब जिसके अंदर इन लोगों ने एफडी बना के रखी है और उससे इंटरेस्ट भी इनको मिल रहा है, ये एक अलग चीज़ हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट जो नगद होती है यहाँ पर, जो यूज़ हो रही है या फिर कुछ और काम के लिए यूज़ की जा रही है, बैंक में पड़ी हुई है करंट अकाउंट के अंदर, यहाँ पे वो 1400 करोड़ की है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 1800 करोड़ वो एफडी के स्वरूप में और साथ ही साथ यहाँ पे 1400 करोड़ वो कितना नगद, वो टोटल हो जाता है यहाँ पे 3200 करोड़ का। तो यहाँ पे 3200 करोड़ कंपनी के पास यहाँ पे कैश फ्लो है, यहाँ पे कैश एक्चुअल में है उनके पास। तो अभी एक सवाल आपको उठता है यहाँ पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बॉन्ड्स जो है यहाँ पे 123 करोड़ के है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे 3163 रुपीज़ के यहाँ पे करोड़ के 3163 करोड़ के यहाँ पे इनके पास कैश पड़ा हुआ है, तो 130 करोड़ का यहाँ पे जो बॉन्ड था उसको यहाँ पे रिलीज क्यों नहीं कर देते, यहाँ पे उनसे फ्री क्यों नहीं हो जाते। तो एक्चुअली ये 2014 में इशू किए गए थे ये बॉन्ड सारे के सारे जो है, और उसी वजह से यहाँ पे जो है ना इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि ये मैच्योर कब होगी, उस वक्त मैच्योरिटी की जो डेट होगी, जो साल होगा कुछ और होगा, 2025 होगा, 2030 होगा। तो ये इनके पास कितना भी कैश इक्विवेलेंट्स हो, कितना भी कैश हो, तो ये इसकी जो मैच्योरिटी डेट होगी ना, जो मैच्योरिटी ईयर होगा ना, उसी साल वो रिलीज होगी, उसी साल यहाँ पे ये जो है पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है यहाँ पे उस वक्त किए गए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ये चीज़ भी आप लोगों ने समझ लेनी चाहिए। क्लियर हो गई ना तो सारी चीज़ें इजीली हो जाती है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका जो डेट है ना वो कुछ ना के बराबर ही है। यहाँ पर कंपनी के पास इतना अच्छा सारा कैश है यहाँ पे, और 130 करोड़ जो है उनको पेमेंट करने के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो अभी ना हम बढ़ते हैं इसके ऑर्डर बुक की तरफ। ऑर्डर बुक बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़े से नीचे आ जाए ना यहाँ पे, ये कौन सी रिपोर्ट है यहाँ पे, ये इनकी प्रेजेंटेशन है, बिजनेस प्रेजेंटेशन। हर कंपनी का बीएससी की साइट पर प्रेजेंटेशन होता है, वो आप लोगों ने देखना चाहिए, बहुत बेहतर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको इंडियन नेवी की तरफ से इनके हाथ में ना अभी टोटल 10 ऑर्डर्स है। यहाँ पे ऑर्डर बुक भरी पड़ी हुई है इनकी, इतनी टोटल 11,260 करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर बुक है इनके पास। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की तरफ से 2700 करोड़ का है यहाँ पर। और भी यहाँ पे छोटे मोटे कार्गो वेसल्स वगैरह, ये ऑर्डर्स, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोर्ट्स वगैरह, पैसेंजर फेरी बैटरी ऑपरेटेड, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे इनके पास टोटल शिप रिपेयर ऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे शिप बिल्डिंग के साथ शिप रिपेयरिंग के साथ शिप बिल्डिंग्स भी करती है यहाँ पर ये कंपनी। तो शिप रिपेयरिंग के ऑर्डर्स भी यहाँ पे इनके पास 500 करोड़ के। ये टोटल ऑर्डर ना यहाँ पे 11,260 करोड़ का हो जाता है। लेकिन इसके अलावा नेवी की तरफ से और एक ऑर्डर इनको बड़ा मिलने वाला है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का। तो ये अभी इनको मिला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे ये गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पर गवर्नमेंट इन्हीं को देगी क्योंकि यही कंपनी है जो ये सारी चीज़ें बनाती है यहाँ पर। तो 10,000 करोड़ का ऑर्डर जो है यहाँ पे वो अभी पेंडिंग है, इनको ही मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो यहाँ पे सितंबर मंथ का यहाँ पे जो क्वार्टर होता है यहाँ पे, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है कि इनको ये ऑर्डर मिला है कि नहीं। लेकिन अगर ये ऑर्डर मिल जाएगा तो इसकी टोटल वैल्यू जो है यहाँ पे 21,000 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन हम फिलहाल इसको थोड़ा सा 11,260 करोड़ को ही पकड़ के लेके चलते हैं। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे जो है टोटल ऑर्डर 21,260 करोड़ की हो
जाएगी आने वाले कुछ 1 से 2 महीने के अंदर, हमको पता चल ही जाएगा। तो ये जो ऑर्डर बुक है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, बहुत ही अच्छी खासी तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। ये 2014 के बाद में यहाँ पे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ इसके अंदर हो रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। 21,000 करोड़ का ऑर्डर बुक होना ये बहुत बढ़िया बात होती है यहाँ पर। लेकिन अभी चलते इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस की तरफ, एक बार एक नज़र इसके ऊपर डाल दो कि 2014 से पहले ये किस तरीके से काम कर रही थी और 2014 के बाद में इसने किस तरीके से काम करना चालू किया, और उसके बाद में इसके अंदर जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, किस तरीके से इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। अगर हम यहाँ पे 2014 से पहले की इसकी जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो देख ले तो यहाँ पे 1500, 1600, 1400 करोड़ के आसपास ही हुआ करती थी। लेकिन ये किस वजह से हुआ करती थी? क्योंकि इसको मैक्सिमम ऑर्डर जो है यहाँ पे शिप रिपेयरिंग के आते थे। यहाँ पे शिप बिल्डिंग्स की बात जो होगी, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे शिप बिल्डिंग्स होगी यहाँ पे, या फिर ना के बराबर होती थी यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान मतलब देती ही नहीं थी। क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते बाहर से बनकर आते थे, सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी देख ली जाए, हमारे जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है वो बाहर से बनकर आते थे। यहाँ पे कोई डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हमारी कंपनी वो यहाँ पे क्या कर देती थी, वो यहाँ पे सिर्फ सर्विस दे देती थी। जैसे कि ये कंपनी है यहाँ पे वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया यहाँ पे, उसको रिपेयरिंग करना हो गया, या फिर अदर जो इंटरनेशनल बोट्स है, इंटरनेशनल शिप्स है, उनकी भी बात कर ले यहाँ पे, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग करने का काम करती थी। उसी वजह से यहाँ पे जो है कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा था, यहाँ पे 1000 करोड़, 1400 करोड़, 1200 करोड़ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा था कि बॉन्ड्स इशू है यहाँ पर 123 करोड़ के यहाँ पे, उसके बाद से ही यहाँ पे कुछ चीज़ें हलचल होनी चालू हुई। 123 करोड़ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है यहाँ पर, जानता हूँ, लेकिन उसके बाद ही 2014 के बाद ही यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ें यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड पीएसयू कंपनी जो है यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चालू हुई। यहाँ पर 1700 करोड़, 1500 करोड़, 1900 करोड़, यहाँ पे 2016 में ही हमको यहाँ पे सीधा 1500 करोड़ से यहाँ पे सीधा 2000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिल रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था यहाँ पे 2014 के मुकाबले 2015 के अंदर। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हो रही थी ना, इसको डेवलप करने के मामले में ही हो रही थी। कोई भी पकड़ लो, HAL पकड़ लो, आप भारत डायनेमिक्स पकड़ लो, मजगांव डॉक पकड़ लो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इससे रिलेटेड ही है कि 2014 के बाद में डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और खास करके फाइनेंशियल ईयर 23 का जो यूनियन बजट आया था, उसके अंदर डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब बजट दिया गया था। उसी के तहत यहाँ पे बहुत ये जो स्टॉक्स हैं ना, जितने भी हो गए, भारत डायनेमिक्स से लेकर HAL, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी के सभी यहाँ पे बढ़े हैं पिछले कुछ 4 से 5 महीनों के अंदर ही। उसको चार्ट को भी हम यहाँ पे देखेंगे एक बार कि चार्ट ने भी किस तरीके से परफॉर्म किया है। लेकिन हम वापस यहाँ पे आते हैं 2017, 18, 19, 20 ये आते आते यहाँ पे 3400 करोड़ के आसपास का इसने आंकड़ा क्रॉस कर लिया था। फिर उसके बाद में थोड़ी सी यहाँ पे जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी, आप सभी लोग को पता है, यहाँ पे वापस से कवर करने के लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अभी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि INS विक्रांत हो गया, इसके बाद में आने वाले कुछ और भी एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, तो इसकी भी जो हम बता रहे हैं इंडियन नेवी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्रोडक्ट्स है, इनकी ऑर्डर जो है जो ये कंपनी बनाती है इसको ही मिलेगी, सबसे प्रायोरिटी जो है इस कंपनी को ही मिलेगी। तो धीरे धीरे करते करते ये जो है ना अभी इस साल का जो आंकड़ा आएगा ना फाइनेंशियल ईयर 22 का, वो 3400 करोड़ के पार होगा। यहाँ पे ये बहुत बेहतर काम कर रही है। इसी वजह से ये जो कंपनी है ना, ये आगे चल के बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसके चार्ट के ऊपर आ जाओ। चार्ट के अंदर जो है ना यहाँ पे जो अब तक जो 300-400 के आसपास ही आंकड़ा हुआ करता है, 400 का भी आंकड़ा इसने क्रॉस नहीं किया था। यहाँ पे 300-350 के आसपास ही यहाँ पे ये ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन उसके बाद में जो यूनियन बजट आया था और उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर के अंदर हलचलें हुई, उसके बाद में हमको इसको अगस्त से हम वॉच करें, मजगांव डॉक का भी और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड का भी। यहाँ पे जिस तरीके से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक इनकी फुल हो रही है, ऑर्डर बुक बहुत फुल हो रही है इनकी गवर्नमेंट की तरफ से खास करके यहाँ पे। तो इसके जो स्टॉक्स है ना यहाँ पे वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे आज इसका प्राइस जो है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर 300-350 से 550 तक पहुँच चुका है। तो अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, फंडामेंटली टेक्निकली इसके ऊपर एनालिसिस करना है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये 52 वीक्स के हाइस पर है, और 52 वीक्स के हाइस पर जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मतलब कितने भी मजबूत हो, लेकिन उनके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो उसकी तरफ भी आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आप यहाँ पे खरीदोगे, नीचे आके धड़ाम से गिर जाओगे। ये चीज़ जो होती है ना, मैं हर स्टॉक के अंदर, हर स्टॉक के एनालिसिस के अंदर मैं बताता हूँ। जितने भी स्टॉक्स है 52 वीक्स के हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ें होती है
तो इस चीज़ का आपने खास करके ध्यान देना चाहिए। तो बाकी तो फंडामेंटली टेक्निकली आपने इसका एनालिसिस करना चाहिए। ये जो इसका बिजनेस प्रेजेंटेशन है 15 पेज के, ये खाली इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा और साथ साथ जो इसके एनुअल रिपोर्ट है उसको भी स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद ही इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा, काम को लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी ना तो नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है मेरे दोस्त। तो लाइक पक्का कर देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।